Welcome, friends, and good evening. Today is the lesson number 16 of our ongoing Vedic astrology class. And divisional charts, I think we have done, and nature of planets, functional malefics, functional benefics, strong planets, weak planets, etc., etc. वो सब अब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. So now we are graduating to the prediction part. अभी तो preliminaries of prediction चल रहा था. Base work, spade work for predictions. And now today onwards, we'll discuss one or two, वो जो चूंकि अभी वर्ग चार्ट्स का नवांशा एक्सेट्रा का आइडिया आप लोगों को थोड़ा अभी ज्यादा हो गया, अच्छे से हो गया है. सो वील ट्राई एंड एक दो चार्ट्स हम जल्दी से देखेंगे. देखिए, वन थिंग आई विल टेल यू, ये measuring strengths of planets, quantifying strength in percentage terms, उसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ. डोंट मेक इट एन ऑब्सेशन कि 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है, doesn't make a difference. It will give you an idea. I'll show you today one slightly weak horoscope and slightly, quite a strong horoscope. How this quantification of this works. So in the background of what we have, all the rules that we have studied regarding quantification of strengths of horoscope, percentage कैसे निकालना है planets का और भाव का, घर का, वो निकालना कैसे है, वो हम लोग सीख चुके हैं. एवरी टाइम ए हॉरोस्कोप कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, it may not be possible for you. वो मुश्किल होता है थोड़ा. एंड आई डोंट, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप हर बार हर एक हॉरोस्कोप का आप अपने हॉरोस्कोप में, अपने फैमिली मेंबर्स के हॉरोस्कोप में निकाल करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए. इट्स क्वाइट अ time consuming and a tedious thing, but gradually, along when with experience, with adequate experience, then you'll at a glance you'll be able to sort of make out, kitna kaisa hai, what the strength of the overall horoscope is. And the overall horoscope का strength हमको देखना है. आज हम करेंगे, we'll quickly do one or two charts. ठीक है. And then we'll get into some insights for predictions. And then today we will start our prediction proper. We will study rules for judging longevity. फर्स्ट हाउस भाव, पहले भाव से क्या हम क्या क्या देखते हैं उसमें, लॉन्गेविटी यानी कि आयु निर्णय, कितना हमारी लाइफ है, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो हम करेंगे. इट्स अ लॉन्ग एजेंडा फॉर टुडे, बट स्टिल विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डू इट. तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ. ठीक है. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स. ओके. तो क्या रूल्स हैं? रूल्स को हम फिर से नहीं डिस्कस कर रहे हैं. आप आप देख लीजिएगा. यू मैच दिस with rules, and then you can decide for yourself. And you see, this is an arithmetical calculation. I am not very good at maths or arithmetic, so maybe a few calculation errors here and there in taking out the percentage, etc. So don't get hung up on that. अगर कुछ ऐसा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. एक आध परसेंट ऊपर नीचे से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है. तो लेट अस सी, हम इसको करते हैं. जस्ट देखिए, ये सॉल्यूशन टू एक्सरसाइज ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस, इलस्ट्रेशन 3. ठीक है. 1 2 3 कुछ होगा पिछले पिछले बैच का हमारा. ये दिस हॉरोस्कोप बिलोंग्स टू one of our students in my last Vedic as well as KP batch. He was a part of this batch also, but
वो उनके साथ कुछ वो ट्रेजेडी हो गया तो उनके फैमिली में, तो अभी वो फिलहाल ही हैज पुल्ड आउट ऑफ द बैच, ही विल जॉइन इट लेटर। ये इनका देखिए हॉरोस्कोप है, यहाँ पर ये हॉरोस्कोप है, ये नीचे नवांश है, ठीक है, ये नवांश है। सी द strength of different planets that we have measured. Saturn देखिए कहाँ बैठा हुआ है, Saturn बैठा हुआ है लग्न में, इट इज इन exaltation, इट इज इन exaltation, ठीक है। तो और उसकी उम्र कितनी है, उसका एज एज कितने डिग्री का सैटर्न है, 6 डिग्री समथिंग, 6 डिग्री, ऑलमोस्ट 7 डिग्री। सो इसको 100% मार्क्स हम इसको हम देते हैं। 100% इज द बेस, वी स्टार्ट ऑफ विद द बेस ऑफ 100%, ठीक है। अगर उसके एज के लिए कुछ डिडक्शन करना है तो वो हम करते हैं, यहाँ फुल उनको मार्क्स मिलता है एज के लिए, बिकॉज इट इज 7 डिग्रीज, ओके। प्लस 25 डिग्रीज फॉर exaltation, it is exalted, that makes it 125 degrees. But its Venus, dispositor Venus is 62.5%. So Saturn cannot have a strength of more than 62.5%. Venus का calculation हमने नीचे किया हुआ है। Saturn is in itself very strong, but then उसका dispositor जो है Venus, that makes it slightly weak. 62.5% otherwise is considered as quite strong. Jupiter. Now let's come to Jupiter. Where is Jupiter here? Jupiter is in the second house. Okay, 100%. What is the longitude of Jupiter? It is 8.57 degrees. So 100% plus 25% for 25% for lordship of the third house. 4293 हमने पढ़ा था ना, 429311। तो लॉर्डशिप इफ यू रीड you'll have to, अभी रूल्स तो आपको सारे याद नहीं होंगे, लेकिन 4293 4293 10 11 में कि लॉर्डशिप अगर है, मूल त्रिकोण राशि अगर है, तो उसको 25% मार्क्स मिलता है। तो जुपिटर बीइंग लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस विद अ मूल त्रिकोण राशि गेट्स 25% मार्क्स, ओके। सो it becomes 125% of third plus 25% for being in the second house, so that makes it 150%. 150% मार्क्स नहीं होते हैं, हमने लिखा नहीं है, so it is considered, the strength is considered as 100% strength. Moon, where is moon now? Where is moon? Moon कहाँ पे है? Moon is in the 7th house. What is the longitude of moon? It is 14 degrees. So moon is 100 plus 25 degrees for lordship of 10th house. It is the lord of the 10th house. But its dispositor, Mars, उसका dispositor कौन है? Mars. Mars की strength है 93.75%. So Mars, moon cannot be more than Mars, the strength of Mars. Moon is, we are getting 125%, that means 100%. But dispositor is, Mars has a strength of 93.75%. So the strength of moon is 93.75%. Mars, okay. Mars is placed here. Mars longitude 16 degrees as a full marks, minus 25% for being in debilitation. Mars is in debilitation. Mars नीच का है, ठीक है। तो इसमें से माइनस हो जाएगा 25%, तो दैट विल गिव 75 प्लस 25% फॉर बीइंग इन द 10th हाउस, इट इज सिचुएटेड इन द 10th हाउस, उसका 25% मार्क्स हम उसको प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। सो 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ 75%, 100 माइनस 25, मैंने मैथ्स नहीं किया है, बट 75%, so 25% of 75% is added to 75%. That is 18 point something. That makes it 93.75%. We were talking about Mars being the dispositor of moon. So Mars has a strength of 93.75%. Sun 100%. Where is Sun? Sun is in the 11th house. 100% plus 50%. 25 for being in the 11th house and 25 for being lord of the 11th. That makes it 150%. So it has full strength of 100%. Mercury is 100%.
No deductions for Mercury. It is sitting in the 12th house, but its own मूल त्रिकोण राशि. So it is 100%. own मूल त्रिकोण राशि में बैठने से planet weak नहीं होता है. Otherwise, any other planet sitting in Adushthan loses 50% straight away. Venus 100% plus 25% for being in 11, that is 125%, minus 50% for combustion. Venus is combust, अस्त है Venus. सूर्य के साथ proximity में बैठा है तो अस्त है, तो उसका strength हो जाएगा 62.5%. We were talking about Saturn here. Venus being the dispositor of Saturn reduces the strength of Saturn also. Okay, Saturn is 62.5%. Rahu is in 8th but exalted, so 50% marks हम राहु को देते हैं. केतु is sitting in the second house, 100% marks हम केतु को देते हैं. ठीक है. What is the conclusion? अगर आप ये सारा देखेंगे, most of the planets are 100%. कुछ कमजोर planet है, एक 93.75 है, some planet is 62.5%, that is Venus. So conclusion, it is overall a strong horoscope. It is overall a strong horoscope. Okay. Now, if you calculate the strength, I have इसका आप average percentage strength आप निकालेंगे, so it will be somewhere in the region of 80 to 85%. What is the conclusion? It is overall a strong horoscope. The native, he was one of our students in हमारे पिछले batch में था. Native belongs to a very strong family background. He is himself an IIT graduate and very highly qualified. Besides doing IIT, very highly qualified. He has so many value additions to his CV. Settled abroad in a very good job and status. Very well placed in life. Weak point क्या है? देखिए, Venus, the health significator. Why is Venus the health significator? Because there is no Mool Trikon Rashi in the 6th house in his main chart. So the Lord of the Lagna becomes the health significator. Venus has a strength of 62.5%. The native belong here. Venus, the health significator, is slightly weak percentage wise and also in the Navamsh. Venus नवांश में कहाँ चला गया? देखिए 8th house में चला गया है. No deductions are made. Okay, deductions in the Navansha are only made for debilitation, but then it has become weak. Okay, so Venus, the health significator, is slightly weak percentage wise and also in the Navansha. He has suffered from some health issues. इनका किडनी का stones वगैरह का operation हुआ था. He is a young man, 32, 33 only, but he has already had some health issues regarding kidneys. Venus represents kidneys. Okay, Venus represents kidneys and related जो भी होता है. So this is how this is helpful to get an overall, bird's eye view of the horoscope plus strength of the horoscope. Overall strength of the horoscope आपको इससे मिलेगा. ठीक है. This is one example of a strong horoscope. ठीक है. अभी चूंकि हम नवांश पढ़ चुके हैं, तो नवांश का असर आप यहाँ पर देखिए. ठीक है. इनका आई हैव नॉट, इनका षष्ठांश हमने डिस्कस नहीं किया है, बट षष्ठांश में भी एक डिस्कस करेंगे. आई हैव ऑलरेडी इनका हॉरोस्कोप हमने के, बाय द वे आई हैड रेक्टिफाइड दिस हॉरोस्कोप. ये बीटीआर करने के बाद के रिजल्ट्स हैं. बीटीआर के पहले के इनका थोड़ा सा टाइम ऑफ बर्थ ऑफ था, वो करके हमने कृष्णमूर्ति पद्धति से आई हैव एनालाइज्ड हिज एंटायर हॉरोस्कोप. I don't know if I discussed this in my last class in my KP batch or not. If I have not discussed it, I'll do it in the next batch. He all is event wise. When he cracked IIT, when he went abroad, he settled abroad. Okay, on his brilliant career, etc., etc., his property, his real assets. Then the bad part uska unka wo problems relating to his health and some problems relating to his wife, which I have not highlighted here. But his wife, देखिए 7th house का lord कौन है? 7th house का lord कौन है? Venus. हाँ, 7th house in his main chart. Who is the lord of his house? Mars. Mars is debilitated. Okay, so his wife also had some problems. Okay, wife also had some problems. So this is when you, I'm not discussing the entire horoscope. ये खाली हम इसका percentage strength निकाल रहे हैं. He has had 2 problems.
One is own health problem, one problem with his wife. But otherwise, career-wise, etc., he's done very well for himself. Okay. Okay. Now एक और हम जल्दी से करते हैं. एक और हम जल्दी से करेंगे. उसके बाद न्यू शेयर. क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स इलस्ट्रेशन 4. देखिए ऐसा है, one thing I'll tell you, in my last batch I had not sort of introduced Saturn और Jupiter का एज का क्वांटिफिकेशन विल बी 50% ऑफ द अदर प्लैनेट्स. तो इसमें एज वाला फैक्टर जो जुपिटर का है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा. आई हैव नॉट रेक्टिफाइड इट. दिस इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम माय लास्ट बैच. सो दैट उसको मैं रेक्टिफाई करके उसमें डालूंगा. एक मिनट, लेट मी. हाँ चलिए, एनीवे, तो लेट मी चेंज द कर्सर. Okay, now we come here. Moon, 100% starting minus 67% is equal to 33%. Why? मूल देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा. मूल त्रिकोण राशि of moon is afflicted to the extent of 67% by Ketu. By the way, Ketu and Rahu, I told you, Ketu and Rahu, if they are placed well in a horoscope, वो अच्छा result दे सकते हैं. Not Ketu, Rahu can give. Ketu seldom gives good results. Rahu gives good materialistic result. तो but MEP को वो इम्पैक्ट करेंगे खराब तरीके से. MEP को इम्पैक्ट करेंगे, and by their aspect they are going to spoil the MEP and any other planet. Rahu and Ketu is a special case. As we go along, we'll discuss. But when measuring the strength of planets, Rahu and Ketu will have a bad impact. Mool Trikon Rashi of MTR of Moon afflicted to the extent of 67% by Ketu. Where is the Mool Trikon Rashi? ये दिस इज लग्ना, जहां मून यहाँ पर बैठा हुआ है. केतु अब इसका कितना है? 6.57 है. ठीक है, MEP 6.57 है. केतु इज 7.31. So I told you, to that extent of 15% per degree, the MEP gets afflicted. So it has afflicted to the extent, वो calculation कर लीजिएगा आप लोग, mathematical calculation. It is afflicted to the extent of 33%. So moon loses 33% of its power. Okay, so sorry, 67% of its power. So 100 minus 67, moon is left with a strength of 33%. Sun, 125% plus 25% second lordship minus 50%. It is in a weak mool trikon rashi. Why is it is in a weak mool trikon rashi? This is, I'll tell you क्या था इसका. वीक मूल त्रिकोण राशि राहु का एस्पेक्ट है. राहु 7, 8, 9. Rahu is Rahu is aspecting this 7th house. It is a non-mool trikon rashi. Rahu is aspecting it, and it is reducing the strength. Non-mool trikon rashi का strength को reduce कर रहा है. So Sun 100%. It is not otherwise a weak planet, but it is sitting in a weak non-mool trikon rashi, so it loses its strength of 125% minus 50%. It is left with a strength of 62.5%. You get my point? 50%. Yes, sir. 50% of 125%. वो तो समझ लियो. Minus 50%. Minus 50%. 50% of 125%, which will be 62.5%. वो थोड़ा माइनस क्यों किया? हाँ सर ये 50% माइनस क्यों किया?
ये वीक नॉन मूल त्रिकोण राशि हो गया। नॉन मूल त्रिकोण राशि एस्पेक्टेड बाय राहु, so it becomes a weak मूल त्रिकोण राशि aspected by Rahu, afflicted by Rahu rather, so it becomes a weak मूल त्रिकोण राशि. That is the ninth aspect, sir. Huh? Yeah, Ninth aspect. by its ninth aspect. So it Okay. becomes a weak मूल त्रिकोण राशि. Therefore, any planet sitting here is going to lose some power. Okay, all these three planets are going to lose power. Okay, so 100 plus 25%, Mercury gets for थर्ड लॉर्डशिप, मरकरी का लॉर्डशिप थर्ड हाउस का है, उसका 25% इसको मिलेगा, दैट मेक्स इट 125 माइनस 50% ऑफ 125, so it is left with the power of 62.5%. Mercury 100% plus 25%, lordship minus 75%. Okay, weak planet sitting in an afflicted sign. Weak, why weak? See, sun is not weak, sun is sitting here only, but sun is not weak. Mercury is weak. Why? Because Mercury's मूल त्रिकोण राशि is also afflicted by Rahu to the देखिए 1 2 3 4 5. So Mercury's मूल त्रिकोण राशि is afflicted. So Mercury is already weak and it is sitting in a weak, in an afflicted non-मूल त्रिकोण. So a weak planet sitting in an afflicted non-मूल त्रिकोण planet will lose up to 75% of its strength. So 125% में से 75% अगर आप माइनस कीजिएगा तो you are left with a strength of 31.25%. You can do the mathematical calculation. I told you I am also not very good. Maybe 31 का जगह 28, 29 कुछ आ जाएगा, वो आप लोग देख लेना. I'm just giving you an idea, but not an idea. This is correct, but maybe there is a slight calculation error somewhere. Okay, now Venus again is sitting here only. 25% मिलता है उसको, lordship of fourth house. ठीक है, मूल त्रिकोण राशि in this. So lordship of fourth house minus 62.5%, sitting in an afflicted non-मूल त्रिकोण राशि. Okay, Venus otherwise is not weak, but it is sitting in a non-मूल त्रिकोण राशि which is afflicted, so it loses 50% of its marks. So 125% minus 62.5%, it is left with a strength of 62.5%. Mars 100% plus 25%, Lord of 10th minus 50%, sitting in a dusht sthan. Mars sitting in a dusht sthan straight away loses 50%. Saturn 100%. Why Saturn 100%? It is sitting in a dusht sthan. Tell me. Because it is मूल त्रिकोण राशि of Saturn. Okay. Saturn debilitated in Dushthan in the Navamsa. 100% Saturn को मिलता है, इसका कोई भी डिडक्शन नहीं हो रहा है, अपना मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, but it loses 50% because it is debilitated in a Dusht sthan in the Navamsha. Saturn is debilitated here in the Navamsha in a Dusht sthan, so it loses 50%. Okay, straight away it loses 50%. So 150% इधर माइनस हो गया, इसका 50% स्ट्रेंथ रह गया सैटर्न का. जुपिटर, इसमें मेरे को करेक्शन करना है, ये लास्ट हमारे इसका है. जुपिटर का स्ट्रेंथ जो है ना एज का 37% हमने पुराने फॉर्मूला से निकाला है, एज का स्ट्रेंथ विल बी 74 एक्चुअली, इसका डबल हो जाएगा, बिकॉज जुपिटर एंड सैटर्न they will lose strength only up to the extent of 50% compared to other planets for their age. Jupiter देखिए कितना है, जुपिटर का 28 डिग्रीज का जुपिटर है. तो had it been any other planet or as per the old formula, जुपिटर 37 मिलता है इसको एज का, लेकिन ये एक्चुअली 74 हो जाएगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा. 74 हो जाएगा प्लस 25, इट इज ऑलमोस्ट 99, ऑलमोस्ट 99% हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 minus 75%, weak planet sitting in an afflicted non-मूल त्रिकोण राशि. Why?
why is it afflicted? बताइए, नॉन मूल त्रिकोण राशि कैसे अफ्लिक्ट हो रहा है? राहु की दृष्टि। राहु जो है इसको अफ्लिक्ट कर रहा है. So नॉन मूल त्रिकोण राशि, Jupiter is already a weak planet on account of its strength. It loses 75%. No, probably Jupiter will not be here. इसको हमको change कर देंगे. I will change it before I finish this class, so that when I send the PDF to you, Jupiter will be almost. It will not lose too much of strength. Okay, इस line को मैं अभी change कर दूंगा before sending this to you. It will be 74% plus 25 and 99% sitting in the 11th. For sitting in the 11th, minus 50% होगा. ठीक है, 50%, because it does not become a weak planet. 50%, so 99% minus, it will have a strength of almost 50%. Jupiter, I'll change it. So these are the strength planet wise. अभी देखिए, इनसे आप निकाल सकते हैं strength of houses. फर्स्ट हाउस का स्ट्रेंथ क्या है? फर्स्ट हाउस का स्ट्रेंथ, strength of a मूल त्रिकोण house is the same strength as the strength of the planet. So first house मूल त्रिकोण राशि है, मून का स्ट्रेंथ कितना है? 33%. So 33%. सेकेंड हाउस 62.5%. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द सन, स्ट्रेंथ ऑफ द सन ऊपर देखिएगा. थर्ड हाउस स्ट्रेंथ ऑफ मर्करी, स्ट्रेंथ ऑफ मर्करी 31.25%. फोर्थ हाउस 62, fourth house is strength of Venus 62.5%. Fifth house is Ketu. Fifth house is Ketu 33%, because ये लूज कर जाता है. केतु यहाँ बैठने की वजह से it loses strength. Sixth house is Jupiter का, यही चेंज करना है. This will be about 50%. We'll change it. This will be about 50%. Seventh house is 33%, eighth house 50%, ninth house 33%, 10th house 62.5%, 11th house 33%, 12th house is 100%. Average strength of houses is 44.2%, and average strength of planets, iska average here is 42.6%. So this gives you an idea of the overall strength of the planet. This gentleman, इनका भी मैंने BTR किया था. This gentleman, he is in Mumbai. He is in all sorts of strife in his life. Okay, बहुत सारा problems है वो, मतलब he is into different, दूसरे तरह के लाइन में है, 2 नंबर के लाइन में. You know, he is into shady deals, etc. He has been to jail also. इनके साथ बहुत problems रहा है लाइफ में. So his average strength of his horoscope is below 50%. He may have patches of brilliance. जब थोड़ा strong उसका आएगा. Just let me correct this for you. Otherwise ये रह जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा. मैं भी भूल जाता हूँ. Just correct this for you. Just bear with me for 2 minutes. I'll just change this. You know why I'm changing those, no? Jupiter का क्यों मैं change कर रहा हूँ, पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. Anybody not understanding, tell me why I'm changing this. थोड़ा टाइम लगता है जब ये लाइव चलता रहता है ना, थोड़ा टाइम लगता है इसको चेंज करने में. अभी 1 मिनट में हो जाएगा. हाँ ठीक है. तो एज का मैं इसको 74% मार्क दूंगा. 74%. So 74 plus 25 will make it 99, sitting in 11th. So sitting in 11th minus, this will become minus 50%.
So 99 minus 50% will be how much? 49%. Okay. 99 भी देखो तो 99 होगा ना, 99 minus 50 will be how much? 99 minus 50 कितना हो जाएगा? अरे ऑलमोस्ट 50%. 50% हो गया ना, तो राउंड ऑफ 49%. हाँ उसको राउंड कर दिए, 50% हो जाएगा. ओके, सो नाउ जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि में 6th है, तो ये 6th भी चेंज हो जाएगा. 6th का भी स्ट्रेंथ ओके. अब ये थोड़ा सा दिस विल चेंज, इसका आप करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट, आप लोग करके देख लीजिएगा, मे बी 1 or 2% हायर. Both these strength of planets and the average strength of houses will go up. So this is how we measure strength of planets and houses. Okay, planets and houses, this is how we measure the strength. तो ये this is preliminary काम हमारा हो गया. Now we are ready for predictions. We are we'll discuss some important insights and then we'll start with our predictions. कुछ हमने ये insights prepare किया है. Insights जिसको सूत्रास बोलते हैं, सूत्र for predictions. This is not exhaustive, this is only illustrative. Okay, आपके अगर आपको कुछ और सूत्र मालूम होंगे, आप लोगों को आता अगर है, you can always add it, you are free to do it. ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, from what I have learned, studied and some of मेरा अपना कुछ जो है तजुर्बा है, उससे हमने कुछ ये पॉइंट्स बनाए हैं जो कि ये जनरल, these are general insights. Okay, so I'm starting. राहु एंड केतु, देखिए राहु एंड केतु पहले मैं बता देता हूं, राहु एंड केतु अगर मिड पॉइंट पे बैठते हैं और किसी प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो उनको वी कंसिडर, सी राहु एंड केतु आर नॉट 100% प्रूवन प्लैनेट्स, उनका दे आर वेरी इरेटिक इन देयर बिहेवियर. इफ दे आर सिटिंग इन अ बेनिफिक हाउस close to the MEP or even close to a planet, a benefic planet, they help the planet. वो अपने भी दशांतर, अपने दशांतर दशा में तो राहु अगर बेनिफिक हाउस में बैठा है तो फायदा करता है, और वो प्लैनेट को भी पुश करेगा जिसके साथ वो बैठा है. अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, कंजंक्शन में, तो उस प्लैनेट को भी पुश करेगा, प्रोवाइडेड दैट प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग. इट विल पुश दैट प्लैनेट. कुछ मटेरियल बेनिफिट्स आपको देगा, इट मे गिव यू अ विंडफॉल, बट देन यू नो इफ यू आर नॉट केयरफुल then that windfall may get you into trouble, because Rahu, as it is a shadowy planet, so we call it a shady planet also. Rahu and Ketu, they are both shady in character. Rahu is especially shady in character. It can give you a lot of wealth, but आपका जो तरीका होगा wealth कमाने का, that can be not always fair and unscrupulous भी हो सकता है, cruel हो सकता है. लाइक आप चोरी कर सकते हैं, आप ब्राइब ले सकते हैं, ठीक है, आप किसी को चीट कर सकते हैं, unscrupulous means. So those are the ways of Rahu. Okay, so with this background we are discussing Rahu and Ketu. देखिए Rahu and Ketu when occupying MEP of odd numbered signs, that is 1, 3, 5, 7, 9, 11, will impact adversely the houses occupied and aspected by them, and also the planets Saturn, Sun, Venus, Mars and Jupiter. Why? Because they are the owners of the odd numbered Mool Trikona Rashis. Okay. When on the MEP of even numbered signs, that is 2, 4, 6, 8, 10, 12, they spoil the houses occupied and the planets Moon and Mercury. ये आप खाका बना करके खींच के देख लीजिएगा, you will understand what I am trying to say.
तो जनरली राहु एंड केतु सिस्टम्स अप्रोच में उनको हम फंक्शनल मैलेफिक का एक जनरल हमने वो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बट इट इज नॉट दैट ऑलवेज दे विल एक्ट, वो हमेशा खराबी नहीं करते हैं। खराबी वो दूसरे तरीके से, वो इतना आपको धन कमा देंगे, इतना आपको मतलब गलत तरीके से आप धन कमाएंगे, या यू यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलीगल एंड अनस्क्रूपुलस मींस दैट you will become rich, but they may land you into trouble. ये राहु का स्पेशली ट्रेट है। केतु is the planet of miseries. केतु seldom will give you anything. It can take you into the spiritual side of life. Occult है, spiritualism है, religion है, तो सब में आपको केतु ले जा सकता है। राहु आपको दे सकता है, बट उसके देने के तरीके गलत होते हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, राहु एंड केतु मिड पॉइंट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। प्लैनेट्स के हमने मार्क्स को या एमईपी या हाउसेस के मार्क्स को हम डिडक्ट करते हैं। ओके, द एस्पेक्ट ऑफ राहु एंड केतु ओवर प्लैनेट्स इज ओनली अ वन वे एस्पेक्ट। ओके, मोस्ट स्मॉल प्लैनेट्स के ऊपर वन वे एस्पेक्ट है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न से बोथ साइड्स एस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। बट जैसे मून है, वीनस है, उनके सन है, उनके ऊपर मार्स राहु का तो एस्पेक्ट होगा, बट वीनस का एस्पेक्ट, मून का एस्पेक्ट राहु केतु के ऊपर नहीं माना जाएगा। इन विच केस राहु केतु आर ऑल्सो इम्पैक्टेड, दे आर, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। इफ मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर आर फंक्शनल बेनिफिट्स, द मेलेफिसेंस ऑफ राहु एंड केतु, दैट मीन्स the evil part of Rahu and Ketu stands reduced to some extent, and vice versa. If Mars, Jupiter and Saturn are functional malefic planets, तो वो राहु केतु को मैलेफिक बनाएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ राहु, देखिए दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, किसी की कुंडली आपके सामने आएगी, this is basically to do with the character of a person. The impact of Rahu slash or and Lord of 12th or and Lord of 8th. Impact of Rahu on Lord of 12th or and 8th, ठीक है, and on the Lord of 7th house or on and on the MEP of the 7th house. मतलब ये है, राहु का इम्पैक्ट 12th, 8th और MEP of the 7th house और इवन ऑन वीनस। वीनस क्या है वो, वीनस किस चीज का कारक है, वो वीनस इज द कारक ऑफ Marriage. नॉट ओनली मैरिज, द एस्थेटिक पार्ट ऑफ लाइफ, द ब्यूटी, वो आपका इफ इट इज स्ट्रॉन्ग, तो आपको अगर वो स्ट्रॉन्ग है और बेनिफिक है, तो वो आपको जो है ना, इट विल गिव यू, आपको वो आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड देगा, और आपके उस टैलेंट को इट विल चैनलाइज इनटू पॉजिटिव, इनटू द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट। बट वीनस अदरवाइज इट इज द प्लैनेट ऑफ सेक्स आल्सो, ठीक है, अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स। सो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट क्या मतलब है, फिर से पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ राहु और एंड लॉर्ड ऑफ 12th, राहु ऑन और राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th और and Lord of 8th house. Impact of Rahu on 12th, 8th, on the Lord of the 7th house. 7th house मतलब opposite sex, marriage, spouse, ठीक है, luxuries, ये सारा 7th house से देखते हैं। और on the MEP of the 7th house, or and on Venus, combination of Rahu, Mars, Venus, 8th, 12th, 7th, that is what is meant. Along with close influence of Rahu on the Lord of the 8th house. 8th house is, is the house of turbulence. ठीक है, scandals, turbulence indicates a tendency for indulging in extramarital affairs or overindulgence in sensual pursuits. ये important सूत्र है, आपको इसको आप लोग याद रखिएगा। You will come across horoscope
of सर your इसका क्या सर acquaint ये थोड़ा सा फिर से बताओ। acquaintances, friends, relatives, acquaintances, इसमें आप देखिएगा you find these traits, तो उनके कैरेक्टर के बारे दिस you can be almost sure कि ऐसा सर क्या इसको फिर से बता दें सर, इम्पैक्ट इसको थोड़ा फिर इम्पैक्ट ऑफ राहु, हिंदी में बता रहा हूँ, राहु का असर, इम्पैक्ट ऑफ राहु और एंड लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ, राहु के साथ लॉर्ड, इम्पैक्ट ऑफ राहु और एंड लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ, राहु के साथ लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ, राहु और लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ का असर और एंड लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस, राहु का ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड का, एट्थ हाउस के लॉर्ड का ऑन द लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस, इन तीनों का सेवेंथ हाउस आपको मालूम है ना, ये यस सर ऑपोजिट सेक्स, आपके सेक्सुअल लाइफ एक्सेट्रा का कारक है, ब्यूटी का कारक है, लग्जरीज का कारक है, ऑन द सेवेंथ हाउस और एंड ऑन द एमएपी ऑफ द सेवेंथ हाउस, मतलब सेवेंथ हाउस एंड और एंड ऑन वीनस या वीनस के ऊपर, राहु ट्वेल्थ एट्थ, ठीक है, वीनस के ऊपर सेवेंथ हाउस के एमईपी विथ क्लोज इन्फ्लुएंस ऑफ राहु ऑन द लॉर्ड ऑफ द एट्थ हाउस, एट्थ हाउस मतलब स्कैंडल्स एक्सेट्रा, indicates a tendency for indulging in extramarital affairs or over indulgence. हाँ बॉस, हाँ क्लास चल रहा है, मैं I'll call you. ठीक ठीक है, ओवर इंडल्जेंस इन सेंसुअल परस्यूट्स, सेंसुअल परस्यूट्स का आपको मालूम है ना क्या मतलब है? सर हाँ ये सर इसका मतलब है वो सर राहु और लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ या लॉर्ड यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। हाँ, राहु, ये ऐसा नहीं है कि तीनों चारों का ही कॉम्बिनेशन जरूरी है, राहु आठवां बारहवां, राहु और बारहवां सेवेंथ के ऊपर, या वीनस से कनेक्शन, राहु और आठवां वीनस से कनेक्शन, सेवेंथ हाउस से कनेक्शन से, इसका मतलब सेवंथ हाउस में कनेक्शन है राहु से या ट्वेल्थ लॉर्ड से या एट्थ लॉर्ड से या इन सब का हाँ तो फिर कनेक्शन वीनस से होगा तो ये टेंडेंसी दिखाता है, और जितना ज्यादा एक दूसरे से कनेक्शन है उतना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 4, क्लोज एसोसिएशन ऑफ राहु केतु विथ वीक प्लैनेट्स makes one susceptible to serious disease like cancer. राहु केतु का वीक प्लैनेट्स, और लेकिन इसका क्वालिफिकेशन कैविएट क्या है कि हॉरोस्कोप में हेल्थ का एंगल जो है वो वीक होना चाहिए, ऑब्वियसली क्लोज एसोसिएशन विद राहु केतु विद वीक प्लैनेट्स मेक ससेप्टेबल टू सीरियस डिजीज लाइक कैंसर या अनडायग्नोज्ड डिजीज कई बार होती हैं, if the afflicted planets indicate any such weakness. अगर कोई कमजोर प्लैनेट है और ओवरऑल हेल्थ के इंडिकेशंस हॉरोस्कोप में वीक हैं, और ऐसा वीक प्लैनेट राहु केतु के साथ संबंध बनाता है और वो वाकई में वीक है, और तो उस प्लैनेट से कनेक्टेड जो डिजीज वगैरह होती है वो हो सकती है, और वो सीरियस डिजीज हो सकती है। ये मतलब समझिए कि अगर वीनस कमजोर है, सिक्स्थ हाउस कमजोर है, सेवेंथ हाउस कमजोर है, और डिजीज प्रोन हेल्थ, बैड हेल्थ प्रोन हॉरोस्कोप है, और वीनस का राहु के साथ कॉम्बिनेशन, केतु के साथ कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है, ये मतलब है। ड्यूरिंग द सब पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, सब पीरियड मतलब अंतरदशा, रिजल्ट्स पर्टेनिंग टू इट्स मूल त्रिकोण आर, मूल त्रिकोण हाउस आर फेल्ट स्ट्रांगली, किसी भी प्लैनेट की अंतरदशा में उसका जो मूल त्रिकोण राशि होती है जहां भी है, जिसमें फोर्थ में है तो फोर्थ हाउस के रिजल्ट स्ट्रांगली मिलेंगे, फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस के रिजल्ट स्ट्रांगली मिलेंगे, वो मिलेंगे, प्लस ऑफ कोर्स वेयर द प्लैनेट इज प्लेस्ड उसका भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वेयर द प्लैनेट इज प्लेस्ड। Any planet in its मूल त्रिकोण हाउस is only dependent on itself for dispositor strength. अपने अगर मूल त्रिकोण राशि में है तो उसका कोई और डिस्पोजिटर नहीं हो सकता है, उसके डिस्पोजिटर स्ट्रेंथ खुद उसकी स्ट्रेंथ जो है वही डिटरमिन करेगी, वो किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा डिस्पोजिटर स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि उसका और कोई डिस्पोजिटर नहीं होगा ना, वो खुद अपनी राशि में बैठा हुआ है। A strong planet, देखिए, a strong planet will give beneficial results
of its general and particular significations throughout life. जो मजबूत प्लैनेट है 100% स्ट्रेंथ वाला या इवन 90% स्ट्रेंथ वाला, वो थ्रू आउट लाइफ आपको अपने अच्छे रिजल्ट देगा. इफ अवे फ्रॉम द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हाउस दैट इट ऑक्यूपाइज, अगर वो बहुत स्ट्रांग है और किसी हाउस को ऑक्यूपाई करता है, एमईपी से अगर दूर है, इट मे गिव रिजल्ट्स फॉर दैट हाउस इन द लैटर पार्ट ऑफ लाइफ. ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है. कोई ग्रह जुपिटर मान लीजिए 100% स्ट्रेंथ में है और किसी भी भाव में बैठा है, मिड पॉइंट से अगर दूर है, जुपिटर मान लीजिए कि मिड पॉइंट मान लीजिए 10 डिग्री 5 डिग्री की है और जुपिटर 25 डिग्री का बैठा हुआ है, तो उस भाव का रिजल्ट तो वो अच्छा देगा, लेकिन चूंकि एमईपी से वो दूर है तो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में वो उस भाव के अच्छे रिजल्ट देगा. A functional malefic planet does not afflict its own मूल त्रिकोण house, except if it is very badly afflicted and very weak itself. अगर वो खुद बहुत कमजोर है, उसमें अगर कोई दम नहीं है, तो वो अपने मूल त्रिकोण हाउस को कर सकता है अफेक्ट. ठीक है, उसको कम अफेक्ट क्या करेगा, मतलब उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये मतलब है कहने का, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा. The placement of 10th lord in second, third or fifth house indicates education, professional education. Professional education से क्या मतलब है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, या किसी चीज में जिसमें आप अपना प्रोफेशनली आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन लॉयर्स जो हैं वो इस तरह का. Placement of 10th lord in second, third or fifth, or even connection of 10th lord with second, third or fifth indicates professional education. ठीक है, लॉ पढ़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, और जो आजकल के इस तरह के बहुत सारी कोर्सेज होते हैं. Short longevity is indicated if the significators for longevity are badly afflicted by the most malefic planet. Placement of planets in the 8th house, weak sun and moon. Longevity, आयु निर्णय जो है, is indicated if the significators for longevity वो क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, are afflicted by the most malefic planet. Placement of planets in the 8th house, weak sun and moon. Weak sun and moon जो है वो longevity के लिए अच्छा नहीं होता है. Due consideration should always be given to the placement of planets. For example, planets in third house indicate the field of marketing, MBA, etc. सिंपल है, प्लैनेट की प्लेसमेंट जो है उनके मूल त्रिकोण हाउस के बराबर या उससे कम इंपॉर्टेंस नहीं होती है. केपी में जैसे आपको मालूम है ना कि द केपी जिसने भी पढ़ा हुआ है, ऑक्यूपेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द ओनर. ठीक है, तो जहां बैठा है उसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बराबर मानते हैं. तो due consideration should always be given to the placement of planets. For example, placements in third house indicate in the field of marketing, MBA, etc. ये प्रोफेशन के लिहाज में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. ओके, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, इट इज अ मिथ, मतलब ये मिथ्या है. इट इज अ मिथ. कोई हमसे पूछ भी रहा था किसी दिन, इट इज अ मिथ दैट अ वीक फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट loses its prowess to do evil. ठीक है, it is a myth that a weak functional malefic planet, क्या मतलब, ये क्या कहा जा रहा है, कोई functional malefic planet अगर छठे भाव या 8वें भाव में 12वें भाव में चला गया तो एक मिथ्या है, मिथ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो और एकदम कमजोर हो गया तो वो खराबी नहीं करेगा, उसकी evil tendencies कम हो जाएंगी. ये गलत है. वो अगर दुष्ट स्थान में बैठेगा तो वो और भी इविल हो जाएगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, द वीकर एंड एफएमपी, द मोर पोटेंट इट बिकम्स टू डू इविल. वो जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ज्यादा खराबी करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी. द अफ्लिक्शन टू एन एमईपी इज स्ट्रॉन्गर देन टू अ प्लैनेट. किसी भी ग्रह
कोई ग्रह अगर अफ्लिक्ट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, वो अफ्लिक्ट हो गया, लेकिन उसकी एमईपी अगर ज्यादा अफ्लिक्ट हो रही है तो ज्यादा खराब अफ्लिक्शन जो है उस प्लैनेट को ज्यादा कमजोर उसकी एमईपी का खराब होना करेगा, ना कि उसके खुद के ऊपर कोई अफ्लिक्शन है। मतलब कहने का है कि एक प्लैनेट ए के ऊपर, जुपिटर के ऊपर सैटर्न की कुदृष्टि है। अगर सैटर्न एफएम फंक्शन मैलेफिक प्लैनेट है तो जुपिटर कमजोर तो हो जाएगा। मान लीजिए जुपिटर जो है 50% कमजोर होता है, लेकिन अगर उसका जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि जहां भी है अगर वो अफ्लिक्टेड है तो जुपिटर कैन लूज अप टू 75% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हम लोग पढ़ चुके हैं ना इस चीज को, वो ज्यादा खराबी होगा। द रैशनल इज दैट अनलेस योर हाउस इज स्ट्रॉन्ग यू आर हैंडीकैप्ड इन गिविंग योर फुल पोटेंशियल। आपका घर जब तक मजबूत नहीं होगा, घर से मतलब आपकी मूल त्रिकोण राशि, तब तक आप खुद जो है सक्षम नहीं होंगे अच्छा रिजल्ट देने के। रेमेडियल मेजर्स आर नॉट मिथ्स बट एक्चुअली हेल्प इफ डन इन फुल फेथ। जो हम रेमेडियल मेजर्स करते हैं वो मिथ नहीं है, और पूरे विश्वास के साथ किया जाए सही तरीके से उनका असर होता है। Whenever there is a close relationship between Saturn and Moon, शनि और चंद्रमा का क्लोज रिलेशनशिप होगा, things could be delayed. Mental tension, anxiety leading to depression is indicated, especially if either or both planets are functional malefics or afflicted or weak. Suicidal tendencies become a possibility. A strong Venus gives timely marriage. फीमेल हॉरोस्कोप में जुपिटर का स्ट्रांग होना जरूरी है वीनस के साथ। A strong sun is a big plus in any horoscope and vice versa. स्ट्रॉन्ग सन जो है ना बहुत हॉरोस्कोप को मजबूती देता है, और कमजोर सन जो है उल्टा करता है। सिवियर अफ्लिक्शन टू द मून एनहांसेस सफरिंग्स। मून अगर अफ्लिक्टेड है तो सफरिंग को एनहांस करता है। इसका कारण क्या है? लॉजिक, मून इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो वो हर 2.25 दिन 2.5 दिन में राशि को चेंज करता है, तो जहां जाएगा वो परेशान करेगा अगर सिवियरली अफ्लिक्टेड है तो आदमी की डे टू डे जिंदगी में परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी। Severe affliction to the moon enhances sufferings and makes one prone to mental disturbances and short-tempered. ठीक है? Severe afflictions to the Lord of 4, 2, 3, 4, 2, 9, 3, 10 and 11 weakens all other benefits in the horoscope. ये हमने देखा था, ये सबसे जो है बेनिफिट हाउसेस होते हैं 4, 2, 9, 3, 10, 11। अगर ये वीक हो गए तो सारा हॉरोस्कोप जो है ना, पूरा हॉरोस्कोप ही वीक हो जाएगा, और सारे बेनिफिट्स जो हैं, और भी बेनिफिट्स जो हैं अगर, तो वो कमजोर हो जाएंगे। Weakness of lords of 4th and 8th house adversely impacts the financial status of the father or reduces longevity. For Pisces ascendant, where there is no Mool Trikon Rashi in the 9th house and 4th house, the 8th house becomes relevant house for longevity of the father. Longevity पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। The strength of sun, however, is always to be considered. Father का कारक है sun, तो वो उसको हमको हमेशा देखना है father के लिए। In a divisional chart, affliction to the ascendant of the divisional chart, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से आ रहे हैं। In a divisional chart, affliction to the ascendant of the divisional chart by the 8th lord of the divisional chart is equally serious an affliction like the placement of prime determinants in the 8th house of a divisional chart. 8वां भाव मोस्ट मेलेफिक हाउस होता है, जैसे मेन राशि में मित्राट चार्ट में, उसी तरह से नवांश में भी होता है, वही कहा जा रहा है यहाँ। By being in a better position in the divisional chart in comparison to the main chart, a planet does not gain strength. ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। However, by being an inferior state in the divisional chart in comparison to the main chart, a planet loses strength. A planet will not gain strength in the divisional chart, it can lose strength. Yeah, the crux of this point or this insight. The close influence of Rahu on the 3rd house, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, on the 3rd house makes one adventurous and gives a propensity for taking risk. 3rd house is the house of initiative, courage,
राहु का अगर उसके ऊपर असर है तो वो आपको पुश करेगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ाएगा और अल्टीमेटली लॉस भी करवा सकता है। इसीलिए राहु का थर्ड हाउस के ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस होता है, दैट पर्सन हैज टू बी वेरी वेरी डिस्क्रीट in taking decisions. A well placed Rahu makes one greedy and prone to resorting to unfair and unscrupulous means for earning. ये बात अभी हम कर चुके हैं। ये देखिए मरकरी के बारे में ध्यान रखिएगा। Even when Mercury is strong, its sub period proves one with lots of ups and downs because of the dual and volatile nature of Mercury. Fast moving planet भी है, dual planet है, तो इवन मरकरी अगर स्ट्रांग है तो उसके दशांतर दशा में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, वो स्ट्रांग है तब भी। Whenever a horoscope is presented for scrutiny, look at the अंतर्दशा लॉर्ड straight away and transit for identification of the problem. आपको अंतर्दशा लॉर्ड को देखिए, उसके सिग्निफिकेशंस को देखिए। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो हॉरोस्कोप लेकर के आया है उसी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को लेकर के आया हुआ है। अब देखिए ये खाली राय है। मेक प्रेडिक्शंस विद द कंडीशन टू द क्लाइंट दैट एज पर योर अजम्पशन द टाइम ऑफ बर्थ इज करेक्ट एंड दैट एक्यूरेसी ऑफ योर प्रेडिक्शन इज सब्जेक्ट टू दिस क्लॉज। नेवर बी इन अ हरी। 26 पॉइंट रह गया, 26 वाला पॉइंट रह गया। Whenever the lord of the 12th house has strong connections with the 6th house, chances of litigations with government, getting arrested, etc. become a possibility. ठीक है, straight and simple है। Never be in a hurry to predict, take your time. Whenever you are presented with the horoscope of a newborn child, देखिए ये important है। First judge the longevity, बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं ना बच्चे का horoscope नहीं दिखाना चाहिए, it is a myth. सबसे पहले उसके longevity को देखिए। Similarly, when you are presented with the horoscope of a person who is seriously ill, judge the longevity, convey the analysis if adverse in a diplomatic manner. You can't tell the person on the face कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बुजुर्ग नहीं बचेंगे, तो आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है उसको। अभी मेरे पास आया था अभी कुछ दिन पहले ना, मैंने देखा कि नेक्स्ट डे दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई, नेक्स्ट डे। हालांकि मुझे बताना पड़ा, तो मैंने कहा कि कल का दिन बड़ा क्रिटिकल है, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। नेक्स्ट डे वो सरवाइव नहीं कर पाया। वो वीडियो एक हमने डाला है, आप लोग देखिएगा लॉन्गेविटी के ऊपर, अभी हाल में ही डाला है। Whenever the seventh lord is badly combust, ये एक सूत्र है। Whenever the seventh lord is badly combust, combust सिर्फ मेन चार्ट में होता है, नवांश में नहीं होता है। Whenever the seventh lord मतलब मूल त्रिकोण राशि होनी चाहिए, is badly combust and the lord of the navamsha ascendant or the lord of the sign occupied by the moon in the navamsa is combust. ठीक है, समझिए इसमें। Whenever seventh lord is combust, एक बात हो गई। badly combust मतलब काफी नजदीक, and the lord of the navansha ascendant with the मूल त्रिकोण राशि or the lord of the sign occupied by moon in the navamsha is combust in the main chart. Marriage is invariably delayed or it is an unsuccessful marriage. Combustion is seen only in the main chart. इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैरिज के लिए जब चार्ट आएगा आपके पास, शादी नहीं हो रही है या डिले हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। ठीक है, तो these are some insights, not fully exhaustive, illustrative है, but ये वाला हाँ जी, इसको समझिएगा आप लोग। whenever seventh lord, हाँ बोलिए। is badly combust, ये तो समझ आ गया। So the lord of Navamsa ascendants or the lord of the sign occupied by the moon. समझा रहा हूं मैं। देखिए कंबस्शन सिर्फ मेन चार्ट में होता है, नवांशा में नहीं होता है, पहली बात तो। ठीक है, तो जब हम कंबस्शन की बात कर रहे हैं तो मेन चार्ट को देखना है उसके लिए। whenever a seventh lord is badly combust, yes, seventh lord in the main chart is badly combust, yes, it can be combust only in the main chart, and the lord of the navamsa ascendant, नवांशा में कोई भी मूल त्रिकोण राशि का ascendant है, ठीक है, और the lord
ये दूसरी बात। तीसरी बात, और द लॉर्ड ऑफ द साइन ऑक्यूपाइड बाय मून इन नवांशा इज कॉम्बस्ट। क्या क्या चीज हो गया? सेवेंथ लॉर्ड कॉम्बस्ट, लॉर्ड ऑफ नवांशा असेंडेंट कॉम्बस्ट, और द साइन ऑक्यूपाइड, or the sign occupied by the moon in the Navamsha, or the lord of the sign occupied by the moon in the Navamsha is combust. तीन चीज, इसको 1 2 3 करके आप समझ सकते हैं। मैरिज इज इनवेरिएबली डिलेड, मतलब नो, marriage is invariably delayed, or it is an unsuccessful marriage. Combustion is seen only in the main chart. देखिए नवांशा के ऊपर कोई प्रेडिक्शन अगर आप देंगे तो टाइम ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से देखिए, करेक्ट होना चाहिए। मतलब मून या नवमांशा में जिस भी राशि पे बैठा होगा उसका लॉर्ड यदि कंबस्ट होगा हाँ, तो ठीक है, तीन कंडीशन है। ठीक है, ये कुछ इंसाइट्स हैं, और एज वी गो अलोंग और भी कुछ मतलब फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड पॉइंट्स का भी हम सेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक लास्ट बैच में हमने नहीं किया था, इस बैच में मैं करूंगा, और एज वी गो अलोंग फिर हम करेंगे। तो दिस इज नाउ, ये हो गया हमारा बिल्कुल स्पेड वर्क। लेसन नंबर 16 है, आज खत्म हो गया। अब हम प्रेडिक्शंस पे आएंगे। हमने आज के लिए तो हमने एक लॉन्गेविटी का रखा था आप लोगों के लिए, बट आई डोंट नो, सॉरी। लॉन्गेविटी से ही हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हाउस रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, फर्स्ट हाउस रिलेटेड मेनली लॉन्गेविटी होता है। उसके बाद तो बहुत चीज रिलेटेड है, हेल्थ वगैरह सब फर्स्ट हाउस से रिलेटेड होता है, लेकिन वो हम जब हेल्थ पर आएंगे तब देखेंगे। ये लॉन्गेविटी जजमेंट कैसे करते हैं, एक दो एग्जांपल्स हैं, वो हमने सोचा था आज शुरू करेंगे, बट टाइम हो गया। देखिए, वील डिस्कस दिस अगेन टुमारो। ये आप लोग फोटो खींच करके इसको अगर आप चाहिएगा तो पढ़ के आइएगा, है ना, पढ़ के आइएगा। वीडियो तो रहेगा आपके पास, मैं पढ़ देता हूँ पहले। तो ऊपर रूल्स फॉर लॉन्गेविटी क्या है, अभी देखिए। नाउ ये हम अब प्रेडिक्शन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। नाउ वील गो, फिर प्रेडिक्शंस हम टॉपिक वाइज एक एक करके। नाउ 16 का, अब barely 12-13 classes are left now, 12-13 lessons, उसमें we'll finish all the predictions. Longevity, rules for judgment of longevity, आयु निर्णय जिसको कहते हैं। कैसे क्या है देखिए, the prime determinants for longevity, prime determinants is the term that we mainly use in our Vedic astrology. The prime determinant, वही significator है for longevity, are the ascendant, not ascendant with the moon त्रिकोण राशि। Please note, lord of ascendant with the moon त्रिकोण राशि, यहाँ क्या बोला हमने? ascendant, lord of ascendant with the moon त्रिकोण राशि in it, lord of the 8th house with the moon त्रिकोण राशि. If there is no moon त्रिकोण राशि in the ascendant or 8th house, then the prime determinant becomes ascendant. The ascendant will always remain. Then the prime determinant will become the ascendant and lord of the 12th house with the mool trikon rashi. If there is no mool trikon rashi in ascendant, 8th house and 12th house, then the prime determinants are the ascendant rahega, and Saturn is called the Ayushkarak, and Ayushkarak Saturn. Second and 7th houses also play a role as Marka houses. The secondary or supplementary determinants. Secondary or supplementary determinants for longevity are Sun and Moon. Sun and Moon. So the strength of Sun and Moon also have to be reckoned, studied. If these determinants are strong and well placed in the Rashi and Ashtamsa, Ashtamsa हम देखते हैं longevity के लिए, accidents के लिए, sudden obstructions के लिए Ashtamsa. If these determinants are strong and well placed in the Rashi, that means in the Rashi chart and Ashtamsa, long life is promised.
If the strengths are average, middle longevity is promised. If they are weak, short life, and if extremely weak, बालारिष्टा is indicated. बालारिष्टा मतलब 8 से 10 साल आयु. ये रूल्स हैं लॉन्गेविटी के. These rules आपको ये याद करना पड़ेगा. धीरे धीरे करके हो जाएगा, बट याद करना पड़ेगा. ठीक है. ये एक चार्ट है जो कि मेरे फ्रेंड को बच्चा हुआ था, लड़का है ना, वो ये केपी से भी हमने, केपी में भी ये चार्ट पढ़ाता हूँ, सेम चार्ट, जस्टिफाइड बाय द टेनेट्स एंड रूल्स ऑफ केपी एंड बाय वैदिक आल्सो. ठीक है. तो आप लोग बोले तो इसको डिस्कस करूं या फिर कल करूं? कल कर लेंगे. कल इसी से हम शुरू करेंगे अपने प्रेडिक्शंस. ठीक है. लॉन्गेविटी इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट चैप्टर. तो आज का क्लियर था. Now you would be realizing, I guess, you know how, why Vedic astrology, especially Mr. Anthony and Dr. Vijay Kumar, आप देख रहे होंगे, why Vedic astrology is also पता होना चाहिए. Why you should also, you know, to become a complete astrologer, you should know Vedic astrology also. It's very fascinating. Same Vedic astrology और KP में आप same, not always the same chart आप दोनों से justify कर सकते हैं. So I hope you enjoyed the class. If there are any questions, we can take it. Otherwise, we'll call it a day. And Anthony, आपने कुछ डाला है, उसको we'll discuss. वो हमने एक वो बनाएंगे, you know, उसमें there is going to be a discussion on various things, functional malefic planets का कैसे उनका impact on which houses, वो अब मैं करूँगा. Frequently discussed topics जो होता है ना, frequently confusions, that will devote a special class to that. So if then there is nothing else, then we'll call it a day and wish bye Yes. and good night. Okay. Yes, sir. Good night, sir. Okay. Good night. Thank you, sir.